21 अगस्त से 23 अगस्त 2024 उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित हुआ। मॉनसून सत्र खूब चहल पहल रही। मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद फिर से भराड़ीसैंण का विधानसभा भवन गैरसैंण सूना सूना हो गया। उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण में सिक्के के दो पहलू देखने को नजर आते हैं, जहां एक तरफ विधानसभा क्षेत्र भराड़ीसैंण अपनी आलीशान इमारतों से नई इबारत लिखता है, दूसरा पहलू गैरसैंण और गैरसैंण के लोगों की वो हकीकत जहां पिछले 24 सालों में सिर्फ इंतजार और उम्मीद ही मिलती है। इस बार भी सत्र आयोजित हुआ 18 घंटे के लिए। सही सुना आपने, 500 सवाल, 109 के जवाब और महज 18 घंटे। और सत्र, अब अगली बार सत्र कब होगा? दावे और वादे हो रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? जब तक सत्र आहूत ना हो तब तक गैरसैंण गैर है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। गैरसैंण की कहानी। 17 महीने बाद हुआ सत्र। मैच 28 दिन के भीतर ही सत्र समाप्त। 18 घंटे के लिए गए गैरसैंण। उत्तराखंड देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी राजनीति के साथ साथ ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित हो चुकी है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी में तभी चहल पहल होती है जब वहां सत्र आयोजित होता है। इस बार भी धामी सरकार ने बजट सत्र न कर मानसून सत्र गैरसैंण में आयोजित करने का फैसला लिया। सरकार की तरफ से 3 दिन का मानसून सत्र आयोजित किया गया, जिसमें 18 घंटे की कार्रवाई सदन की चली है। ऐसे में विपक्ष की तरफ से अब फिर सवाल उठाए जाने लगे हैं कि सरकार ने न तो सत्र की अवधि बढ़ाई और न ही सदन में विपक्ष को चर्चा करने का मौका दिया। विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। 17 महीने बाद सरकार को गैरसैंण की याद आई, उसमें भी सरकार 2.5 दिन के भीतर ही सत्र को समाप्त करके चलते बनी। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र गैरसैंण में परसों संपन्न हो गया और गैरसैंण में सत्र संपन्न होने के 3 दिन का सत्र था और 3 दिन का सत्र जब संपन्न हुआ तो उसकी विवेचना में सब इस बात पर नाराजगी जताते हैं कि उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र के समस्याओं को वहां पर चर्चा करने का उन्हें समय नहीं मिला। ये तो उत्तराखंड की जनता को समझना होगा कि जिस सरकार को उन्होंने प्रचंड बहुमत दिया, एक नहीं 2 बार दिया और डबल नहीं ट्रिपल इंजन बनाया, उस सरकार ने जनता के साथ कितना बड़ा मजाक किया हुआ है कि आप पहले तो सत्र आहूत नहीं करते, आपने गैरसैंण को मात्र वहां 15 अगस्त और 26 जनवरी में झंडारोहण केंद्र बना दिया है। 17 महीने के बाद आप रुक करते हैं गैरसैंण का और 2.5 दिन का सत्र रखते हैं। मात्र 18 घंटे वहां सत्र चलता है। 18 घंटे में 70 विधानसभा की जनता की पीड़ा या क्षेत्र की पीड़ा कैसे निकल कर आएगी? प्रदेश में एक नहीं कई मुश्किलें चल रही हैं। तो वहीं बीजेपी विधायक खजान दास ने कहा कि लंबे समय के बाद गैरसैंण में इस बार सत्र आहूत हुआ है। ऐसे में जब सदन के लिए बिजनेस तैयार होता है तो उसमें सरकार के साथ साथ विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं, तो उसके लिए विपक्ष सरकार पर आरोप नहीं लगा सकता है। भाजपा विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश दिए जाने की आगामी बजट सत्र को गैरसैंण में आहूत किया जाएगा और सदन की अवधि 10 दिन से अधिक होगी। गैरसैंण में सत्र लंबे अरसे के बाद हुआ है। इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, किंतु नहीं हो पाया किसी कारणवश। और इस समय जहाँ तक 3 दिन का सत्र चलने का सवाल है, कार्य मंत्रणा समिति तय करती कि कितना आपके पास कामकाज और कितना कामकाज है, उसी के निमित्त सत्र बढ़ता है और घटता भी। इसलिए मुझे लगता है कि कामकाज उतना ही था, तो इसलिए 3 दिन का रखा गया। अब जो आगे का बजट सत्र जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है और उन्होंने कहा
कि हम कम से कम बजट सत्र जो अगला होगा वो मार्च में जब होगा तो कम से कम 10 दिन का वहां पर चलाएंगे, ये उन्होंने कहा है। गैरसैंण में आहूत मानसून सत्र भले ही 3 दिन का रहा हो, लेकिन इस 3 दिन में भी सरकार ने अनुपूरक बजट के साथ साथ 7 महत्वपूर्ण विधेयक भी पास किए हैं। ऐसे सरकार अगर बिजनेस और बढ़ती तो सरकार के खिलाफ विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं मिल पाता। खैर, देर आए दुरुस्त आए और सीएम ने घोषणा कर डाली कि आगामी बजट सत्र गैरसैंण में 10 दिन का होगा। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं उन सभी से आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ ध्रुव जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, बीजेपी के युवा चेहरे हैं, शीशपाल जी कांग्रेस के अनुभवी चेहरे हैं, कुलदीप राणा जी युवा पत्रकार हैं। अब पत्रकार भी हम युवा लगा रहे हैं, देखिए साथी है हमारे कुलदीप जी। तो ध्रुव जी चर्चा की शुरुआत आपके साथ। 18 घंटे के लिए गैरसैंण 500 सवाल सिर्फ 109 के जवाब, कैसा रहा सत्र? पहले तो नमस्कार जी। तिलक भाई, आपको और आपके सारे व्यूवर्स को, मेरे दोनों साथी गेस्ट को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की मेरी और मेरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। जी आपको भी बधाई। जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ विधायक बता रहे थे खजानदार जी, देखिए कार्य मंत्रणा समिति जो है वो तय करती है और वो विधानसभा अध्यक्ष जो स्पीकर मैडम है उनको समय देती है। समय तो कितने क्या प्रश्नकाल रहेगा, कितने पूरक क्वेश्चन होंगे या क्या टोटल अवधि रहेगी। तो ये तो तिलक भाई आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूर्व निर्धारित था कि गैरसैंण में 3 दिन का ही सत्र होगा। फिलहाल मैं अपेक्षा करता हूं, आप ये कह रहे हैं कि अगर सरकार चाहे मैं विपक्ष से तिलक भाई अपेक्षा करता हूं वो 3 की जगह वो 30 दिन नहीं हो सरकार सकता। को बधाई दे, धन्यवाद दे कि इतने बड़े आपदा के समय में और जब इतनी तेज वर्षा थी उसके बावजूद भी सरकार ने हिम्मत दिखाई। और अच्छा, आपदा से मुझे याद आया, मैं चमोली 3 दिन से एक मिनट ध्रुव भाई आपने कहा बधाई दीजिए, मैं भूल गया था। आप सभी को बधाई, सारे विधायकों की आपदा के वक्त सैलरी बढ़ गई, बहुत बहुत बधाई ध्रुव जी। आपदा के क्या बोला आपने भाई साहब? डबल आपदा के हालात में विधायकों की बल्ले बल्ले, राज्य में आपदा है विधायकों की सैलरी बढ़ गई, बधाई हो। केवल भाजपा के विधायकों को ही फायदा नहीं हुआ है तिलक जी। नहीं पांचों तो सबकी है, मैं जान रहा हूं, लेकिन आपने कहा आपदा के हालात है तो मुझे याद आ गया विधायकों की सैलरी बढ़ गई, वरना मैं उस विषय में अभी चर्चा नहीं करता। लेकिन खैर कोई बात नहीं। लेकिन ये जो हिसाब किताब है गैरसैंण का, आपने कहा बिजनेस नहीं था सरकार के पास, इसलिए सरकार ने जो है सत्र आगे आहूत नहीं किया, यही कहना चाह रहे हैं आप? सर ध्रुव जी क्या हुआ? आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल मेरे को तो आ रही है आपकी आवाज। एक्चुअली डबल हो रहा है ना तिलक जी, तो आवाज नहीं मैं डबल नहीं, मैं सिंगल बात कर रहा हूं। फिलहाल तो बात यही है कि बिजनेस लाने की जिम्मेदारी किसकी है, यही बता दीजिए सर। क्या लाने की? बिजनेस लाने की जिम्मेदारी, क्योंकि आपने कहा ना कि सरकार के पास बिजनेस नहीं था इसलिए जो है सत्र 3 दिन ही चला, 2.5 दिन माफ करिए। हेलो नहीं, मैंने बिजनेस वर्ड यूज नहीं किया तिलक भाई। आई सेड, मैंने कहा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था और पहले से ही अधिसूचना जारी थी कि 3 दिन का ही सत्र होगा। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा तिलक जी, आगामी जो बजट सेशन होना है, बजट सत्र, वो लंबा चलेगा और गैरसैंण में चलेगा, इसको लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। फिर एक मार्गदर्शन करिए, फिर मैं शीशपाल जी के पास जा रहा हूं। ये आज से पहले 10 दिन तक सत्र कितनी बार आहूत हुआ? क्योंकि आप कह रहे हो 10 दिन तक सत्र चलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो मैं इसलिए जानना चाह रहा था इससे पहले कोई एक ऐसा उदाहरण जो 10 दिन तक उत्तराखंड का सत्र चलाओ, कोई भी एक सत्र, मानसून या बजट सत्र, कोई भी सत्र, क्या कभी चला? तिलक भाई जो बीत गई सो बात गई, भूली बात विसार दो। हम कह रहे हैं ना आपसे कि सरकार प्रतिबद्ध है और आगामी बजट सेशन जो होगा, भूल जाते हैं।
शीशपाल जी वो कह रहे हैं भूल जाओ, और वो कह रहे हैं कुल मिला के आपके जो आंसू हैं वो घड़ियाली हैं, कार्य मंत्रणा की बैठक में कुछ और, बाहर कुछ और सदन चलने नहीं देते वो अलग। जवाब दीजिए। देखिए तिलक जी, पहले तो सदन बुलाने का अधिकार प्रदेश सरकार को है, और प्रदेश सरकार ने पहले ही तय कर दिया था कि 3 दिन का विधानसभा सत्र होगा। वो 3 दिन का सत्र भी नहीं चला पाए, 2.5 दिन में अपना पूरे विषय लेकर के चल दिए। और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विधानसभा सत्र की अवधि तय नहीं होती है। वहां पर तो जो है विधानसभा सत्र के अंदर क्या कार्रवाई होगी उसमें चर्चा होती है, और उससे भी सरकार जो है मुकर जाती है। आपदा जैसा संवेदनशील विषय, ये कह रहे हैं कि हमें बधाई दीजिए, आपदा के समय हमने विधानसभा का महत्वपूर्ण सत्र बुलाया, लेकिन आपदा जैसे गंभीर विषय पर चर्चा के लिए प्रदेश सरकार ने जो समय दिया विधानसभा अध्यक्ष ने, वो मात्र आधे घंटे का समय दिया। विपक्ष के विधायक कहते रहे कि ये महत्वपूर्ण विषय है, इस पर लंबी चर्चा होनी चाहिए, हर विधायक को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि समय। अच्छा, ये जब तय हुआ था कि 3 दिन का सत्र होगा, शीशपाल जी, क्या नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने लिखित रूप में इसको लेकर आपत्ति जताई थी कि नहीं भाई हम 3 दिन नहीं कम से कम 10 दिन चाहते हैं सत्र? पूरी कांग्रेस पार्टी से विरोध में है हम। नहीं मौखिक कुछ भी बोल दीजिए, संविधान का पालन कीजिए। मौखिक आप देखिए, गणेश गोदियाल जी कह रहे हैं मुझे तो बड़ी सैलरी नहीं चाहिए, अब लेकिन उनसे पूछिए, वो विधायक है। तिलक जी, फिर तो मौखिक में डिबेट का भी कोई मायने नहीं है। अच्छा, अरे भाई, जनहित के मुद्दे विपक्ष अगर सार्वजनिक मंच पे उठा रहा है और आप उसको अगर नहीं मान रहे हैं तो फिर हम क्या कह सकते हैं? सर, आप कम से कम ये तो कहेंगे कि नहीं ये हमारा भाई लिखित रूप से ऑब्जेक्शन है, आप 10 दिन का सत्र आहूत करिए। बार बार पूरी पार्टी जो है आग्रह कर रही है प्रदेश सरकार से, नेता प्रतिपक्ष लगातार आग्रह करते रहे कि जो है आप लोगों की रजामंदी की सैलरी भी बढ़ गई वहां विधायकों की, आप लोगों की रजामंदी की सैलरी भी बढ़ गई विधायकों की। नहीं तिलक जी, देखिए ना, आपदा का अवसर है, सरकार की ओर से कहा जा रहा है, और आपदा के अवसर में अगर सरकार इस प्रकार के लेकर के आ रही है, कुलदीप जी आपके पास पूरा वक्त मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष जी दे सकते हैं। ऐसी क्या जरूरत लंबे समय से उत्तराखंड को कवर कर रहे हैं। छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सदन में आप पता कर लीजिए, और गोदियाल जी ने तो सत्र समाप्त हुआ था कांग्रेस के विधायक वहां से पहले भागे हैं या भाजपा वाले बाद में गए हैं? आप इतना जरूर अपने स्टिंगर से या रिपोर्टर से पता करवा लीजिए। तिलक भाई प्लीज। अच्छा, पहले ये गए फैक्चुअल चीज, पहले गैरसैंण को छोड़ने वाले कांग्रेस के लोग फटाफट भग गए दिन में ही। आप हेलीकॉप्टर में चढ़ते हुए गणेश जोशी की फोटो अपना वायरल हो रही है भाई। कैसे आपके मंत्री जो है तुरंत भाग गए हेलीकॉप्टर ले लेके वहां से? इसका जवाब जनता को देने की आवश्यकता नहीं, जनता जानती है। विपक्ष अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है और आप सदन में चर्चा तक नहीं करवा पा रहे। महिला सुरक्षा पे कितनी चर्चा कराई आपने? अब ये भी जानते तो बेटी अंकिता भंडारी से लेकर के महिला सुरक्षा के सारे सवाल ये सियासी तू मैं चलती रहेगी। 1 मिनट, अब कुलदीप जी रहेंगे। कुलदीप जी, ये हालात तो आप ही देख रहे हैं, और गैरसैंण को लेकर कब तक गैर, अब इसका उत्तर सबके पास है ही, गैरसैंण तो गैर है ही, इसमें कौन सी दो राय है। लेकिन सवाल यह है कि ये जो 2.5 दिन मात्र सत्र चला और विपक्ष कह रहा है कि नहीं, हाय तौबा, हम तो चाह रहे थे कि 10 दिन तक सत्र चले। क्या ऐसा वाकई हकीकत था, यह मसला घड़ियाली आंसू वाला है? देखिए तिलक, मैं गैरसैंण को अपने बाल्यकाल के समय से देख रहा हूं जी। ठीक, मेरा चमोली जनपद ही मेरा घर है। ठीक है, हमने उत्तराखंड आंदोलन के समय भी गैरसैंण देखा। राज्य निर्माण होने के बाद गैरसैंण राजधानी बने, इसके लिए भी आंदोलन जो हुआ उसको भी देखा। और उसके बाद जो उत्तराखंड में निर्वाचित सरकारें आई, गैरसैंण को लेकर के दीक्षित कमीशन की रिपोर्ट हो, या उसके बाद विजय बहुगुणा द्वारा वहां पे भवन निर्माण, विधान भवन का निर्माण करवाना जाना हो, या हरीश रावत द्वारा में विधानसभा का सत्र आयोजित किया जाना हो, ये तमाम सारी चीजें हमने देखी और सिलसिलेवार तरीके से देखी। एक चीज जरूर समझ में आई कि गैरसैंण का जो मुद्दा है, इस मुद्दे को दोनों राजनीतिक दल खत्म नहीं करना चाहते। देखिए, ये मुद्दा गैरसैंण राजधानी हो, गैरसैंण में सत्र चले,
ठीक है, ये सत्र तो आज की बात आई है, लेकिन गैरसैंण राजधानी हो ये मुद्दा 1940-50 से चला आ रहा है। बिल्कुल। इंद्रमणि बडोनी जी ने तो ऐलान भी कर दिया था। इंद्रमणि बडोनी से पहले स्वर्गीय विक्टोरिया क्रॉस हैं चंद्र सिंह गढ़वाली जी, ठीक है, उन्होंने बाकायदा जवाहरलाल नेहरू को 1952 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था तो उस समय पत्र लिख करके कहा था कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण हो और राजधानी क्षेत्र गैरसैंण हो उसका, ठीक है। 1992 में जब उत्तराखंड आंदोलन की शुरुआत हुई आरक्षण के दौर से निकल करके, तो उसके बाद गैरसैंण में बाकायदा चंद्र सिंह गढ़वाली जी की एक मूर्ति लगाई गई है और वहां पर उत्तराखंड क्रांति दल ने यह बात कही थी कि उत्तराखंड राज्य बनेगा तो गैरसैंण राजधानी होगी। बिल्कुल, वहां पर एक प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है। अब दूसरी तरफ आते हैं, देखिए एक लंबे समय तक कांग्रेस ने इस देश की सियासत पर राज किया है, ठीक है। कांग्रेस ने कभी उन मुद्दों को खत्म नहीं होने दिया जो जनता से सीधे जुड़े हुए थे, ठीक है। धारा 370 आप देख लीजिए या फिर राम मंदिर निर्माण का मुद्दा रहा, ठीक है। ये भाजपा के मुद्दे की राम मंदिर बनना चाहिए और धारा 370 हटनी चाहिए। नहीं तो गैरसैंण को उलझाने वाली कांग्रेस है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं उसी में आ रहा हूं। देखिए दोनों मुद्दे खत्म हो गए, भाजपा ने धारा 370 हटाई, अयोध्या हटाई। 2024 में क्या असर हुआ? 300 पार की भाजपा 240 पर अटक गए, ठीक, क्योंकि देश की राजनीति के दो महत्वपूर्ण मुद्दे खत्म हो गए। आज वही स्थिति गैरसैंण की है। गैरसैंण के मुद्दे को कोई भी राजनीतिक दल खत्म नहीं करना चाहता और ये इतना पुराना मुद्दा है, ठीक है ना। तो कहते हैं ना कि पुराना पेड़ होता है उसकी जड़ें गहरी होती हैं, उसको हिलाना मुश्किल होता है, वही चीज इसमें दिखाई दे रही है। शीशपाल जी राजनीतिक दल वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेसियों ने ज्यादा उलझाया। ये नहीं पता है कि मेरे बड़े भाई कुलदीप जी ये बात क्यों कह रहे हैं, लेकिन गैरसैंण में आज जो दिव्य भव्य विधानसभा का भवन आप देख रहे हैं, टेंट में हमने वहां पर कैबिनेट बैठकें नहीं, उसके लिए तो कह रहे हैं भावना जी को थैंक यू बोले, कोई बात नहीं आयोजित किए और हम लगातार कहते आ रहे हैं कि गैरसैंण को अस्थायी राजधानी घोषित कीजिए। नहीं, आपके कहने से नहीं होगा ना, वो दरअसल ये कहना चाह रहे थे कुलदीप जी, ना शीशपाल जी, वो ये कह रहे हैं कि भाई एक मिनट रुकिए तो सही शीशपाल जी, वो दरअसल ये कहना चाह रहे हैं कि तिवारी जी के पास हर बीमारी का इलाज था, वो चाहते तो इस बीमारी का इलाज कर देते निर्विरोध। यही बात थी ना कुलदीप जी? बिल्कुल तिलक जी, आपने बहुत सही बात कही। इसमें एक बात और जोड़ूंगा, मैं गैरसैंण गया था, उस वक्त मैंने एक स्टोरी की थी गैरसैंण में। पंडित नारायण तिवारी जी ने बाकायदा गैरसैंण में कई शिलान्यास किए हैं राजकीय भवनों को लेकर, कार्यालयों के निर्माण को लेकर, वो सारे पत्थर शिलान्यास किए गए थे, वो कहाँ खो गए गैरसैंण, ठीक, उसका पता नहीं है। आज कांग्रेस भले गैरसैंण के भवन को लेकर के बात कह रही है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि तिवारी जी ने वहां अनेक शिलान्यास किए थे और मैंने उस पर स्टोरियां की हैं, इसलिए मुझे ध्यान है। नहीं, देखिए ये तो भाजपा की राजनीति है कि हर समस्या के लिए वो नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराती है और ये समझ ही नहीं पा रही है कि 11 साल से देश में भाजपा की सरकार है, प्रचंड बहुमत वाली। 7 साल से इस राज्य में प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कांग्रेस के अधूरे कामों को आगे बढ़ाने की। आपने तो अपने चुनावी घोषणा पत्र में गैरसैंण को राजधानी घोषित करने का वादा किया जनता से, लेकिन आपने एक ईंट वहां 7 साल में रखी हो, एक कमरा भाजपा की सरकार में वहां बना हो तो बताएं, ध्रुव जी, लेकिन कोई काम किया नहीं। एक मिनट अब जो बीत गया वो बीत गया। ध्रुव जी कह रहे थे अभी जो बीत गया वो बीत गया, उस पर चर्चा मत करो। एक मिनट ध्रुव जी, एक बात बताइए, एक मिनट 17 महीने के बाद ये बात सामने आनी चाहिए जनता के। 17 महीने के बाद 2.5 दिन के लिए ये सत्र हुआ, 17 महीने के बाद 18 घंटे में ही अनिश्चितकाल के लिए सत्र स्थगित। 500 सवाल लगे, 109 के जवाब आए। यह तो भला हो मुन्ना सिंह चौहान जैसे विधायकों का जो अपनी सरकार को सदन के भीतर खड़े होकर सवाल करते हुए पूछ लेते हैं कि जवाब चाहिए इस सवाल का। मुन्ना सिंह चौहान जैसे विधायक उत्तराखंड के लिए सौभाग्य है कि ऐसे विधायक होने चाहिए जो अपनी सरकार से सवाल पूछ ले। मैं तो कह रहा हूं ध्रुव जी, एक बात बताइए, इतना पैसा खर्च हुआ, इसका आउटपुट क्या निकला? जैसे कि ये कह रहे कि पिकनिक मनाने गए, 109 जवाब।
तिलक जी, मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, गैरसैंण कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए गैर नहीं है। गैरसैंण हमारे हृदय के करीब है, हमारे हार्ट है। और शीशपाल जी ये बात को जानते हैं, जैसा कुलदीप भाई ने कहा भी, कि यदि भारतीय गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसी ने घोषित किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही थी पहली बार। नहीं, वो बोगड़ा जी को थैंक यू बोल रहे हैं वो, कि भाई आप कम से कम गए तो सही 2013 में वहां। पूर्ण मेरे ख्याल से ग्रीष्मकालीन त्रिवेंद्र जी के टाइम में हुई ना, गए। पत्थर तो, नींव का पत्थर तो बोगड़ा जी ने रखा ना। अब आपको क्रेडिट चाह रहे हो तो बात अलग है। तब बोगड़ा जी कांग्रेस में होते थे ना एक्चुअली। अच्छा, लेकिन हाँ जी, तो आप उनको क्रेडिट नहीं दोगे? नहीं, उन्होंने भवन निर्माण किया, हम उसको धन्यवाद देते हैं। उनके करीबी व्यक्ति उस वक्त अनुसुईया प्रसाद मैकुरी वहाँ के विधायक होते थे, जो डिप्टी स्पीकर विधायक होते थे। वो तो वहां वो भी विधायक थे बद्रीनाथ वाले, वो कहते थे क्रेडिट मुझे चाहिए, है ना। और उनका आवाज देहरादून में भी है। तो मैं ध्रुव भाई, वो सब चीजें एक अलग विषय है। मैं ये कह रहा हूँ क्रेडिट तो सबको चाहिए। आप कह रहे हो कि बोगड़ा जी को क्रेडिट दो मत दो, लेकिन कुल मिला के मैं कह रहा हूँ ये करोड़ों रुपया जो फूंक दिया उत्तराखंड की जनता का, 109 सवाल में क्या हासिल हुआ? नहीं तिलक भाई, जो आप कह रहे हैं ना, मैं तो लगातार तीनों दिन लाइव क्योंकि चल रहा था तो मैं लगातार देख रहा था, क्योंकि पत्रकार है हम पुराने, तो हमारे ऐसा की नहीं है कि कांग्रेस वालों से मित्रता नहीं है। तो मैंने सुमित हृदय को सुना, हरीश धामी को सुना, काजी को सुना, पूरे इनके कांग्रेस के एक एक व्यक्ति को आप देख लीजिए तिलक जी। वो उत्तराखंड DIPR जो है हमारा सूचना विभाग, उसके पास वो रिकॉर्डेड है। सारे लोगों को पूर्ण मौका मिला है। वो जो काजी रिपोर्ट दिखा रहे थे वो भी देखी थी आपने? पूरी सब क्या जो बता रहे थे कि सबसे कम दिन उत्तराखंड सत्र चलता है पूरे देश में। हाँ, ये टेक्निकल उन्होंने बात कही, ये सुधार टेक्निकल और नॉन टेक्निकल नहीं। वो देखी थी रिपोर्ट आपने? नहीं, वो वाला मैं उनका शायद वीडियो अच्छा, वो वाला नहीं देखते हो आप लोग, मतलब जो काम का होता है वही देखते हो। ओके, शीशपाल जी जवाब दीजिए। देखिए तिलक जी, ये बात तो पब्लिक डोमेन में है कि विधायकों को विधानसभा सत्र में अपने मुद्दे उठाने का मौका नहीं मिला। आपदा जैसे गंभीर विषय पे जो है आधे घंटे का समय विपक्ष को दिया गया और तमाम विधायक चाहते थे कि इस पे चर्चा हो। ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं जो आपदा से प्रभावित ना हो, जनधन की जहां हानि ना हुई हो। और केदारनाथ धामे देखने की अभी तक सरकार ये नहीं बता पा रही कि कितने लोग मिसिंग हैं, कितने लोगों की जाने गई हैं। तक वहाँ मुआवजे की घोषणा नहीं कर पाए हैं आप। अरे भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आपके खिलाफ से ही जो है इनकार कर रहा है। भाई यही नहीं बता पा रहा है कि कितने लोग मिसिंग हैं। तिलक भाई ने बताइए कितना नुकसान हुआ है। तिलक भाई इनको बताइए। गंभीर है सदन में अगर आप गंभीर होते तो आपका पे हर विधायक को बोलने का मौका देते। तो हरीश धामी जी तो आप पे आरोप लगा रहे हैं, आपके लीडर अपोजिशन पे। आधे दिन में सदन जो है उससे भागने की क्या आवश्यकता थी? रात भाई बताइए ना इन्हें। चल सकता था और विधायक अगर अपने विधानसभा क्षेत्रों की पीड़ा उठा लेते तो कौन सा पार्ट टूट जाता भाई। तो ये अरे 4 बार के विधायक है हरीश धामी, कांग्रेस के धारचूला से, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बकायदा, हरीश धामी उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके LOP को और आपके प्रेसिडेंट को गिराया, क्योंकि टाइम नहीं दिया अपने दल ने, मौका नहीं दिया सदन में उनको बोलने का। जब विपक्ष को मौका ही आधे घंटे का मिला, उन्होंने आरोप किस पे लगाए? भाजपा पे थोड़ा लगाए, आप पे लगाए। शर्म आनी चाहिए आपकी सरकार को, जो चर्चा से भागती है, जो संविधान में जो है समय सीमा दी हुई है विधानसभा सत्र की। छोटे राज्यों में साल में 60 दिन का विधानसभा सत्र होना चाहिए और आप साल में 10-12 दिन का विधानसभा सत्र बुला करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ रहे हैं, तो कहाँ जाएगा? एक मिनट कुलदीप जी एक मिनट शीशपाल जी, मैं कोशिश करता हूं कि कार्यक्रम में दूध का दूध और पानी का पानी हो। जनता समझदार है, जनता के विवेक के ऊपर छोड़ देते हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप बार बार कह रहे हो आपदा के हालात थे, सुनी नहीं। मुझे एक बात बताइए, अब तो सत्र निपट गया, एक काम करिए यहीं से ही शुरुआत कर दीजिए। मैं एक एग्जांपल एक मिनट ध्रुव जी रुक जाओ, मैं कुलदीप जी के पास जा रहा हूं एक सवाल के साथ। बोलिए कि ये जो सत्र के दौरान सभी विधायकों की सैलरी बढ़ाने का फैसला हुआ, कांग्रेस उसके खिलाफ है। कांग्रेस के विधायक मांग करेंगे कि ये हमें नहीं चाहिए बड़ी सैलरी। गणेश गोदयाल का उदाहरण मत देना ना वो विधानसभा अध्यक्ष जी को पत्र लिख करके आग्रह करेंगे शीशपाल जी को बढ़ा हुआ वेतन और भत्ता नहीं चाहिए। शीशपाल जी एक मिनट गणेश गोदयाल जी कहां से विधायक हैं? गणेश, अरे पूर्व विधायकों के वर्तमान विधायकों के सबके वेतन भत्ते बढ़े हैं भाई। सर मैंने कहा विधायक निजामुद्दीन जी ने
सदन में ही आप खड़े होकर सदन में मत बोलिए कि हमें चाहिए ही नहीं। आपदा का समय है, आप आपदा में सैलरी बढ़वा लोगे अपनी के लिए। वाह, सत्र मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। नहीं, देखिए इसका कुलदीप जी, मुख्यमंत्री जी कुलदीप जी वो ये कह रहे हैं, गणेश गोदयाल जी ने कह दिया वेतन भत्ते और सैलरी बढ़ाई, प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया काफी है, जवाब देना चाहिए इस पे। और नेता प्रतिपक्ष कुछ नहीं कह रहे। कुलदीप जी को लीजिए, वो नेता प्रतिपक्ष कुछ नहीं कह रहे, सब ऑल इज वेल, बढ़िया, खटाखट टाइप का मामला। जैसे राहुल जी कहते हैं खटाखट, वैसे ही विधायकों की सैलरी भी बढ़ी, फटाफट। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस सदन में, 47 विधायक, कोई ऑब्जेक्शन। 47 हो, 48 हो, 50 हो, बोलिए ना, विपक्ष के रूप में हमें नहीं कबूल। आप फिर क्यों सो गए? तब आपका नहीं आई शीशपाल जी। कुलदीप जी का ऑडियो, कुलदीप जी ये कौन सी सियासत है? ये कुलदीप जी को दिखा रहे हैं, देखिए कुलदीप जी दिखा रहे हैं, ये विधानसभा की नियमावली, ठीक है, 2005 की, इसी के तहत जो है विधानसभा का सत्र चलता है। हाँ। इस बार के सत्र में पूरे 70 के 70 विधायक जन सरोकारों को लेकर के कितने जिम्मेदार हैं, ठीक, इसकी पोल खुल गई। कांग्रेस 2 सीटें जीतने के, उपचुनाव जीतने के बाद जिस टेम्पो के साथ आगे बढ़ रही थी, गैरसैंण में कांग्रेस ने अपना सारा मटिया मेट कर दिया। ठीक, आपको वेतन बढ़ाने के लिए तो प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हो जाता है, लेकिन जनता के मुद्दों के लिए आपके पास समय नहीं होता है। आप मुझे बताइए, क्या पूरा विपक्ष, उत्तराखंड में तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, क्या समय को लेकर के क्या पूरा विपक्ष बाइकआउट नहीं कर सकता था कि हम तब तक शामिल नहीं होंगे जब तक समय नहीं बढ़ाया जाएगा, जब तक जाएंगे। एक तरफ तो एक फोटो आती है जो नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री की होती है, दूसरी तरफ एक फोटो आई होती है जिसमें हरीश धामी कहते हैं कि मेरी कांग्रेस पार्टी ने, जल्दी से बोलिए ध्रुव जी। और अगर जो है इस समय तो कैसे जो है गैरसैंण ने कई लोगों को, कई चेहरों को मैंने काम किया है। आप ध्रुव जी का ऑडियो रहेगा, बोलिए ध्रुव जी क्या कहना चाह रहे हैं? तिलक भाई, मैं कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता से कि इनके जो कुछ विधायक कांग्रेस के वहां गए थे गैरसैंण में, वो वहां तो क्वेश्चन उठा रहे थे आपदा से रिलेटेड, और क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, अगर उनके आपदा से दिक्कत हुई है तो अपने क्षेत्र के पीडब्ल्यूडी विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, इरिगेशन सिंचाई वाले को, कृषि वाले को, जहाँ जहाँ दिक्कतें आ रही थी उन्होंने कोई प्रस्ताव नहीं भेजे। एक मिनट मैं सोल्यूशन देता हूँ, एक मिनट एक शीशपाल जी सुन लीजिए, अपने प्रदेश अध्यक्ष को बोलिएगा कुछ नया है, सुनिए ना, एक मिनट सुनिए शीशपाल जी, सुन लीजिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष अभी इस समय फुल फॉर्म में है, प्रयास करिए, वो अकेले ही सही कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अभी कुलदीप जी ने बहुत अच्छी बात कही, उत्तराखंड क्रांति दल, वो जब भी जाओ तो कहते थे कि सीना चीर के देखिए गैरसैंण बैठा हुआ है। जनता ने कहा 4 से ही शुरुआत करो, 4 से शुरुआत हुई, सत्ता की गोद में वो व्यक्ति बैठ गए जो कहते हैं कि सीना चीर के देखो, दिवाकर भट्ट के सीने में गैरसैंण है। याद आया? गलत तो नहीं कह रहा? और फिर उसके बाद फिर मौका मिला तो फिर आप सत्ता की गोद में बैठ गए, पहले कांग्रेस फिर बीजेपी। अगर अभी भी आप लोगों के मन में पीड़ा है, शीशपाल जी और ध्रुव जी, उनको भी मैंने कहा था एक छोटा सा प्रदेश कार्यालय जो है गैरसैंण में ही खोल लो, इसके लिए तो सरकारी मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्रुव भाई गलत तो नहीं कह रहा? खोल लो शीशपाल जी, क्या दिक्कत है? जी को पत्रकारों की ओर से, आपके अपने कुलदीप जी की ओर से भी धन्यवाद देता हूं। पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने वहां मीडिया भवन की स्वीकृति दी है। नहीं, मीडिया भवन, एक मिनट, मीडिया भवन नहीं, वहां मैं कह रहा हूं मीडिया अपने आप पहुंच जाएगी, आप लोग अपना प्रदेश कार्यालय खोल लो। क्यों शीशपाल जी? तिलक जी, मीडिया भवन तो 7 साल पहले बन जाता अगर ये गंभीर होते। महाराज रुक तो जाओ, मेरी बात तो सुन लो, मैं जो कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ कि वहां प्रदेश कार्यालय खोल लो ना, पार्टी कार्यालय खोल लो। कुलदीप जी मैंने गलत तो नहीं कहा? नहीं, बिल्कुल। इसके लिए तो सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है, ना तो ध्रुव जी को ना शीशपाल जी को बोलो कि भैया एक छोटा सा कार्यालय हम वहां भी खोल रहे हैं। आपका और मैं आपका जो भाव है ये महेंद्र भट्ट जी प्रदेश अध्यक्ष तक जरूर पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है। शीशपाल जी, करण महाराज जी को भी बोल दीजिएगा, बोले मन कर रहा है तो खोल लो, क्या दिक्कत है? नहीं, वैसे ही आपके यहाँ हाँ थोड़ा गुलजार रहेगा मामला वहां, है ना, जैसे राजपुर रोड पे रहता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी आपका भी, शीशपाल जी और ध्रुव जी आपका भी। तो 18
घंटे के लिए गए गैरसैंण, 17 महीने 18 घंटे। ये यक्ष प्रश्न है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।